इस कहानी की शुरुआत होती है डायबॉलिक नाम के एक शातिर चोर से, जो रातों रात एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्डिंग थी आर्मिन नाम की एक ज्वेलरी कंपनी की, जिसके अंदर इस देश के सबसे कीमती ताज को रखा गया था। अब यहाँ डायबॉलिक का काम काफी आसान हो गया, क्योंकि इस ताज की हिफाजत के लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया था और बाकी के गार्ड्स बड़े आराम से ताश की बाजी खेल रहे थे। अब बिल्डिंग में एंटर होते ही डायबॉलिक ने इकलौते गार्ड को मार डाला और फौरन उस कमरे में पहुंचा जहां उस बेशकीमती ताज को रखा गया था। लेकिन कमरे में एंटर होते ही वहां का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, जिसके चलते बाकी के गार्ड्स भी अलर्ट हो गए। अब अलार्म सुनते ही बाकी गार्ड्स उस कमरे तक पहुंचे जहां इन्हें कमरे का दरवाजा खोलने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि डायबॉलिक ने दरवाजे के चाबी वाले छेद को अंदर से ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर गार्ड्स ने उस दरवाजे को बम से उड़ाने का फैसला किया, लेकिन जब तक वो लोग अंदर पहुंचे तब तक डायबॉलिक ने वो ताज चुरा लिया था और अपने पैराग्लाइडर पर उड़कर वहां से भाग चुका था। इसके बाद उसने एक चलती हुई गाड़ी पर लैंड किया जो उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही थी। इसके बाद वो गाड़ी में एंटर हुआ और ये दोनों उस बेशकीमती ताज को लेकर फरार हो गए। अब अगली शाम आर्मिन कंपनी ने एक ज्वेलरी शो को ऑर्गेनाइज किया ताकि वो अपने बेशकीमती गहने दुनिया को दिखा सके। इन गहनों के प्रचार के लिए 5 सुपर मॉडल्स को हायर किया गया, जिन्होंने आर्मिन कंपनी के बेशकीमती गहने पहनकर एक शानदार डांस परफॉर्म किया। ये गहने दिखने में इतने खूबसूरत थे कि हॉल में बैठे हर एक इंसान के मन में इन्हें खरीदने की तमन्ना सी जाग उठी। डांस के दौरान हॉल के चारों ओर ढेर सारे पुलिस वालों को तैनात किया गया ताकि डायबॉलिक दोबारा से इनके गहनों को चुरा न ले। लेकिन अभी ये डांस खत्म होता उससे पहले पूरे हॉल की लाइट्स अचानक से गायब हो गयी। ये देखकर एक गार्ड ने उन सभी डांसर्स को एक सेफ कमरे में चलने को कहा ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई इन गहनों को चुरा न सके। इसके बाद इन सभी को एक सेफ कमरे में लाया गया, जो कि असल में एक ट्रक का पिछला हिस्सा था। यहाँ इस ऑफिसर ने लड़कियों को ट्रक के अंदर डाला और इस ट्रक को चलाकर वहाँ से ले गया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि असल में ये ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वो शातिर चोर डायबॉलिक था, जो एक पुलिस वाले का मास्क लगाकर बिल्डिंग में घुस आया था। इसके बाद डायबॉलिक ने लड़कियों से वो बेशकीमती गहने उतरवा लिए और उन्हें एक सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर चला गया। इसके बाद ये चारों लड़कियां पास के एक रेस्टोरेंट में गईं ताकि वहाँ इन्हें कोई मदद मिल सके। अब रेस्टोरेंट में घुसते ही एक लड़का इन लड़कियों के पास आकर इन्हें छेड़ने लगा, पर तभी अचानक से इस लड़की ने उसका हाथ मोड़कर उसे उसकी औकात दिखा दी। दरअसल ये लड़कियां कोई मामूली डांसर्स नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट्स थीं, जिन्हें डायबॉलिक को पकड़ने का काम सौंपा गया था। यहाँ लड़कियों की लीडर, जिसका नाम एजेंट बुरॉव था, उसने रेस्टोरेंट के फोन से ऑफिसर जिंको को कॉल किया और उसे पूरी बात बताई। जिंको वही ऑफिसर था जिसने अपनी आधी जिंदगी डायबॉलिक को पकड़ने की कोशिश में बिता दी। यहाँ बुरॉव ने बताया कि उनका प्लान काम कर चुका है और डायबॉलिक उनके जाल में फंस चुका है। दरअसल ये लोग जानते थे कि डायबॉलिक उन गहनों को चुराने जरूर आएगा और इसलिए इन्होंने उन गहनों में जीपीएस ट्रैकर को फिट कर दिया था ताकि वो डायबॉलिक की लोकेशन को ट्रेस करके उसके खुफिया अड्डे तक पहुंच सके और उसका सारा माल जब्त करके उसे गिरफ्तार कर सके। अब इस बात से अनजान ईवा और डायबॉलिक अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचे, जो कि एक बड़े से पहाड़ के अंदर बना हुआ था। अंदर आकर इन्होंने अपने चोरी का सारा माल बाहर निकाला और अपनी इस जीत को सेलिब्रेट किया। अब इस चोरी के बाद इन दोनों के पास काफी पैसे हो गए थे, जिससे ये अपनी बाकी की जिंदगी बड़े ही आराम से गुजार सकते थे। यहाँ ईवा ने डायबॉलिक से कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, लेकिन डायबॉलिक ने इसके लिए मना कर दिया और ईवा को अपनी अगली चोरी का प्लान बताने लगा। इधर जिंको अपनी टीम के साथ डायबॉलिक की तलाश में निकला और जीपीएस लोकेशन को फॉलो करते हुए वो इस खुफिया अड्डे तक पहुंच गया। लेकिन सामने एक बड़ी सी चट्टान को देखकर ये सभी काफी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जीपीएस का सिग्नल तो चट्टान के अंदर से आ रहा था। यहाँ जेंको ने उस चट्टान को बड़े ही ध्यान से देखा